हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा रिकैप में, जहां पे हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं वर्ल्ड वाइड बनी आइकॉनिक मूवीज को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2008 में बनी एक्शन थ्रिलर मूवी बॉडी ऑफ लाइज। इस मूवी में लीड रोल में है लियोनार्डो डिकैप्रियो और रसल क्रो, और इसे डायरेक्ट किया है रिडली स्कॉट ने। मूवी स्टार्ट होती है मैनचेस्टर इंग्लैंड से, जहां हम देखते हैं एक जिहादी टेररिस्ट अमेरिका और इंग्लैंड में बॉम्ब ब्लास्ट करने की बात कर रहा होता है, और उसे 3 जिहादी टेररिस्ट टीवी पर सुन रहे होते हैं। उन टेररिस्ट के वहां पर छुपे होने की खबर वहां के लोकल पुलिस को लग जाती है, और उसके अपार्टमेंट को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस के आने की खबर उन टेररिस्ट को लग जाती है, और वो अपने अपार्टमेंट को बॉम्ब से उड़ा लेते हैं, और वहां पे सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं और साथ में पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हमारा हीरो रॉजर फेरिस, जिसका रोल डिकैप्रियो ने किया है, इराक में होता है और वो सीआईए का एजेंट है। फेरिस का मिशन होता है अल सलीम को पकड़ना। फेरिस अपने ऑर्डर्स एड हॉफमैन से लेता है, जो सीआईए का नियर ईस्ट डिवीजन का चीफ है, और हॉफमैन का रोल किया है मशहूर रसल क्रो ने। आगे हम देखते हैं फेरिस बसाम नाम के एक इंसान से मिलता है, जो कि उसका एसोसिएट है इराक ऑपरेशंस में। बसाम फेरिस को बताता है कि निज़ार नाम का एक टेररिस्ट उससे मिलना चाहता है, और वो डरा हुआ है क्योंकि उसे उसके साथी मार्टिडम ऑपरेशन पे भेजना चाहते हैं, जिसमें उसे खुद को बॉम्ब से उड़ाना होगा, और वो मरना नहीं चाहता। फारिस और बसाम निज़ार से मिलने चाहते हैं। वहीं सीआईए भी सीक्रेटली ड्रोन्स की मदद से पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। फारिस की नज़र सीआईए के ड्रोन पर पड़ जाती है, और कोई गड़बड़ ना हो जाए इसके लिए वो सीआईए को अपने ड्रोन्स हटाने को कहता है, और वो कहता है कि सारा मामला वो खुद संभाल लेगा। फिर फारिस निज़ार से मिलता है, और उसे पता चलता है कि निज़ार के पास अल सलीम के खिलाफ सबूत है, और इस वजह से निज़ार का जिंदा रहना मुश्किल है। निज़ार यूएसए जाके पीएचडी करना चाहता है। निज़ार फारिस को सारी सबूत देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इसके बदले वो यूएस में असाइलम की डिमांड करता है। अब असाइलम कोई इंसान तब मांगता है जब वो अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं करता है। फारिस अपने बॉस हॉफमैन से इस बारे में बात करता है, पर हॉफमैन असाइलम के लिए साफ मना कर देता है और फारिस को निज़ार से बस इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। आगे हम देखते हैं निज़ार एक मार्केट में जा रहा होता है, और फारिस और बसाम ने उस पर नज़र रखा हुआ होता है। अचानक से एक ब्लैक वैन आती है, और उससे कुछ आर्म्ड टेररिस्ट निकलते हैं, और वो निज़ार को पकड़कर ले जाने लगते हैं। इससे पहले कि वो उसे ले जाते, फारिस उसे गोली मार देता है, क्योंकि निज़ार ने फारिस और बसाम दोनों को देख लिया था, और अगर वो किसी को इनके बारे में बता देता तो इनका सीक्रेट कवर ब्लो हो जाता। आगे हम देखते हैं फारिस और बसाम बलाद, जो कि इराक का एक शहर है, वहां जाते हैं, क्योंकि निज़ार ने इन्हें बताया था कि अल सलीम का एक सेफ हाउस बलाद में है। वहां पर जाकर ये देखते हैं कि कुछ टेररिस्ट सीडीज को जला रहे हैं। रिकॉर्ड्स के सबूत को बचाने के लिए फारिस उन पर शूट कर देता है, और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच बसाम ने सीआईए हेडक्वार्टर को इसकी जानकारी दे दी होती है, और इनकी मदद के लिए कई चॉपर्स निकल जाते हैं। वहां से फारिस और बसाम अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, और बहुत से टेररिस्ट उनका पीछा करते हैं, और यहाँ भी अंधाधुंध गोलीबारी जारी रहती है। इसी बीच उनकी गाड़ी में टेररिस्ट की फायर की हुई एक आरपीजी लग जाती है, और इसमें बसाम की मौत हो जाती है, और फारिस भी बुरी तरह घायल हो जाता है। फारिस की जब आँख खुलती है तो वो खुद को यूएस के मिलिट्री बेस के हॉस्पिटल में पाता है, और वहाँ उसे हॉफमैन का कॉल आता है, और हॉफमैन उससे पूछता है कि अगर उसे छुट्टी चाहिए तो वो कुछ दिनों की छुट्टी ले सकता है। पर फारिस मिशन कंटिन्यू करना चाहता है, तो हॉफमैन उसे अम्मान जाने के ऑर्डर्स देता है, जहाँ की उन्हें अल सलीम के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं। अम्मान में फारिस को स्किप नाम का एक असिस्टेंट मिलता है। फारिस यूएस एम्बेसी जाता है और वहाँ के ऑफिसर से मिलता है, पर उससे फारिस की नहीं बनती, और वो पूरा ऑपरेशन वहाँ के यूएस ऑफिसर से अपने कंट्रोल में ले लेता है। अम्मान में वो जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर हनी सलीम से मिलता है, और उससे अल सलीम को पकड़ने में हेल्प मांगता है। पहले हनी नहीं मानता, पर जब फारिस उसे अम्मान के एक सेफ हाउस की फोटोज और कुछ सबूत दिखाता है, तो वो मदद करने को राजी हो जाता है, और जाने से पहले हनी फारिस से कहता है कि कुछ भी करना पर मुझसे झूठ मत कहना। अगले दिन फारिस और स्किप उस सेफ हाउस पर नजर रखने के लिए वहां जाते हैं। वहां पर स्किप एक इंसान जिसका नाम जियाद अबीशी है उसको देखता है, और बताता है कि इसे हॉफमैन ने नजर रखने को भेजा है। इस पर फारिस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं थी।
फारिस को हॉफमैन की उसके मिशन में टांग अड़ाने की आदत पसंद नहीं होती, क्योंकि इससे फारिस का कवर ब्लो हो सकता था और CIA के बारे में पता चलते ही वो टेररिस्ट ग्रुप उस सेफ हाउस को छोड़कर चले जाते। और जिसका डर था वही हुआ। जियाद सेफ हाउस के एक टेररिस्ट के सामने अपना कवर ब्लो कर देता है और वो टेररिस्ट अपने साथियों को बताने के लिए भागता है, पर फारिस उस टेररिस्ट का पीछा करता है और उसे पकड़कर मार देता है। और वो मर्डर इस तरीके से करता है कि ये एक रॉबरी लगे ताकि किसी और को शक ना हो। पर इसी दौरान फारिस को कुछ कुत्ते काट लेते हैं और वो वहाँ के एक लोकल हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात आयशा से होती है, जो उससे रैबीज के वैक्सीन का इंजेक्शन लगाती है और कहती है आगे के इंजेक्शन वो किसी भी हॉस्पिटल में लगवा सकता है। आगे हम देखते हैं फारिस US एम्बेसी में होता है और वो हॉफमैन से बहस कर रहा होता है और हॉफमैन को अपने मिशन में टांग अड़ाने को नहीं कहता। हनी फारिस को अपने ऑफिस बुलाता है और वहाँ एक इंसान के चीखने की आवाज़ आ रही होती है। वो कोई और नहीं, जियाद अबीशी था, जिसने हनी और फारिस के मिशन में हॉफमैन के कहने पर इंटरफेयर किया था और पूरे ऑपरेशन को रिस्क में डाल दिया था। हनी फारिस को बताता है कि इसे पनिशमेंट दी जा रही है जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस के काम में टांग अड़ाने की। अगले सीन में हम देखते हैं एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में एक इंसान कचरे के डब्बे से एक कागज़ निकालता है और उस कागज़ पर किसी जगह का नाम होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि उस जगह पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस बॉम्ब ब्लास्ट को टीवी पर फारिस, हनी और अल सलीम तीनों एक साथ देख रहे थे। इस बॉम्ब ब्लास्ट में कई मासूम लोग मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं हनी और फारिस एक इंसान से मिलने जाते हैं जिसका नाम मुस्तफ़ा करीम है। इस इंसान का पता हनी को उन फोटोग्राफ से लगा था जो फारिस ने सबूत के तौर पर हनी को दिखाए थे। मुस्तफ़ा करीमी अल सलीम के टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम करता है। हनी करीमी की जिंदगी को बख्श देता है, पर इसके बदले उसे अपने लिए काम करने को कहता है अल सलीम के ग्रुप में रहकर, ताकि हनी को अल करीम के प्लान्स और लोकेशन की जानकारी मिल सके। आगे हम देखते हैं हॉफमैन खुद अल सलीम को पकड़ने के लिए अम्मान आ जाता है। एम्स्टर्डम के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है अल सलीम को पकड़ने के लिए, क्योंकि पिछले ब्लास्ट में कई मासूमों की जान गई थी और आगे भी ऐसे कई ब्लास्ट कहीं भी हो सकते थे। हॉफमैन फारिस के साथ मिलकर हनी के ऑफिस जाता है उससे मीटिंग करने के लिए। वहाँ हॉफमैन हनी से कहता है कि क्यों ना हम मुस्तफ़ा करीमी को उठा ले और उससे अल करीम के बारे में पूछे। इस पर हनी साफ मना कर देता है और कहता है ये उसके काम करने का तरीका नहीं है और मुस्तफ़ा करीमी को अल करीम के बारे में कुछ पता नहीं है, पर भविष्य में शायद वो उसके काम आ सकता है, इसके लिए उसने उसे जारी की तरह छोड़ रखा है। और हनी हॉफमैन को आगाह भी करता है कि उसके काम में टांग ना अड़ाए। पर हमारे हॉफमैन के तो कुछ और ही प्लान्स होते हैं और बार बार फारिस और हनी के मना करने के बाद भी वो स्किप को करीमी को किडनैप करने को भेज देता है ताकि उससे अल करीम के बारे में कुछ जानकारी निकाल सके। और हमेशा की तरह हॉफमैन का प्लान फट जाता है और स्किप करीमी को पकड़ नहीं पाता। मुस्तफ़ा करीमी वहाँ से बचकर अपने साथियों को जाके ये इन्फॉर्म कर देता है कि CIA जॉर्डन में आ चुकी है एंड इट्स टाइम टू पैक आवर बैग्स। अगले सीन में हम देखते हैं फारिस उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे उसने आयशा नाम की नर्स से पिछली बार इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगवाने के बाद फारिस आयशा को डेट पर जाने के लिए पूछता है और वो हाँ कह देती है और फिर हम देखते हैं वो दोनों किसी जगह लंच के लिए जाते हैं। रात को जब फारिस आयशा को हॉस्पिटल छोड़कर घर जा रहा होता है तो इसी बीच हनी का आदमी आ जाता है और वो फारिस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो फारिस को उसी सेफ हाउस पर लेकर जाता है जहाँ पर अल करीम के टेररिस्ट ग्रुप के लोगों के छुपे होने की खबर होती है और वहाँ का मंजर देखकर फारिस डर जाता है। उस पूरे बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था और सारे सबूत जला दिए गए थे। ये देखकर फारिस परेशान हो जाता है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। फिर हनी का आदमी फारिस को हनी के पास लेकर जाता है और वहाँ वो बहुत गुस्से में था और वो फारिस से पूछता है कि क्या उसे साइड ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी थी। फारिस कहता है उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और ये सब हॉफमैन ने कराया है, पर हनी उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे कहता है कि तुम्हारे पास 12 घंटे हैं इस देश को छोड़कर जाने के लिए और उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वॉशिंगटन में फारिस हॉफमैन से मीटिंग कर रहा होता है और वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके कारण ये पूरा मिशन खराब हो गया और अब हनी फारिस को जॉर्डन में कदम तक नहीं रखने देगा। इस पर हॉफमैन कहता है कि उसके पास एक प्लान है वापस फारिस को जॉर्डन भेजने के लिए।
फारिस हॉफमैन को एक आइडिया देता है अल करीम को पकड़ने का। वो हॉफमैन से कहता है क्यों ना हम एक फेक बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करें, और इस बॉम्ब ब्लास्ट को देखकर अल करीम पता करने की कोशिश करेगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं, और इसके ज़रिए उसका पता और उसका लोकेशन पता लगाया जा सकता है। इस काम को अंजाम देने के लिए फारिस एक हैकर से जाकर मिलता है और दोनों मिलकर एक ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जिसका नाम इस्तेमाल किया जा सके इन बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। और ये लोग ओमार सिद्दीकी नाम के एक इंसान को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। अगली सीन में हम फारिस को दुबई में देखते हैं और वो वहाँ ओमार सिद्दीकी से मीटिंग करने के लिए जाता है। उसी रात फारिस ओमार के होटल रूम पे जाता है और उसके लैपटॉप को हैक करने के लिए उसमें कोई डिवाइस लगा देता है, जिससे उसके लैपटॉप का एक्सेस कारलैंड को मिल जाता है। कारलैंड ओमार सिद्दीकी का लैपटॉप हैक करके उसके लैपटॉप में कुछ फेक ईमेल्स क्रिएट करता है और कुछ फेक बैंक अकाउंट्स क्रिएट करता है और उनमें कुछ पैसे भेज देता है, जिससे कि ये लगे कि इस बॉम्ब ब्लास्ट को ओमार सिद्दीकी फंड कर रहा है। आगे हम देखते हैं हॉफमैन फारिस को बताता है कि हनी उसे वापस अम्मान बुलाना चाहता है ताकि वो दोनों मिलकर वापस अल करीम के केस पर काम कर सकें। और अगले सीन में हम देखते हैं फारिस अम्मान पहुंच जाता है और हनी के ऑफिस में उससे बात कर रहा होता है। हनी फारिस से पहले माफ़ी मांगता है अपने पिछले बर्ताव के लिए और उसे कहता है कि इस बार हम कोई गलती नहीं कर सकते। फिर फारिस को मिलता है उसका पुराना यार स्किप, और इस बार फारिस उसे वापस समझा देता है कि अगर तुमने जो पिछली बार किया था वो दोबारा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। आगे हम देखते हैं फारिस वापस उसी हॉस्पिटल में जाता है आयशा से मिलने जहां उसने पहले इंजेक्शंस लगवाए थे, और आयशा उससे कहती है कि उसके परिवार वाले फारिस से मिलना चाहते हैं, और फारिस हाँ कह देता है। उसी शाम फारिस आयशा से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ वो आयशा की बहन और उसके दो नेफ्यू से मिलता है और वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आयशा की बहन को फारिस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक अमेरिकन है और अमेरिका इराक वॉर की वजह से जॉर्डन और उसके लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ CIA अपनी फेक बॉम्बिंग वाले केस पर काम जारी रखती है। फारिस कारलैंड की मदद से ओमार सिद्दीकी के ईमेल से फेक ईमेल्स कराता है ताकि ऐसा लगे कि वो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए ओमार सिद्दीकी जिम्मेदार है। बॉम्ब ब्लास्ट के लिए टर्की में US के एक मिलिट्री बेस पर फेक डेड बॉडीज प्लांट कर दी जाती हैं और इस बॉम्ब ब्लास्ट की खबर चारों तरफ मीडिया पर फैला दी जाती है ताकि सभी को ये पता चल सके कि ये बॉम्ब ब्लास्ट असली है और इसमें US के मिलिट्री बेस को बहुत नुकसान हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट की खबर टीवी पर देखकर अल करीम परेशान हो जाता है और वो अपने लोगों को कहता है पता करने के लिए कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन है। वहीं दूसरी तरफ ओमार सिद्दीकी बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े फेक ईमेल्स देखकर परेशान हो जाता है और अपने ऑफिस से जल्दी जल्दी भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फारिस हॉफमैन से बात करता है और कहता है कि ओमार सिद्दीकी को अल करीम के लोग छोड़ेंगे नहीं, और वो ओमार सिद्दीकी को US भेजने की बात करता है, पर इस बात से हॉफमैन साफ मना कर देता है। हॉफमैन की बात ना मानते हुए फारिस ओमार सिद्दीकी को खुद बचाने चला जाता है और उससे जब वो मिलने जाता है तो ओमार फारिस को पहचान लेता है कि उसी इंसान के साथ उसने दुबई में मीटिंग की थी। क्योंकि ओमार पहले से ही डरा हुआ था, वो फारिस की किसी बात को नहीं मानता है और वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच अल करीम के लोग ओमार सिद्दीकी को किडनैप कर लेते हैं और उसे इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेशन के दौरान उन्हें पता चल जाता है कि ओमार सिद्दीकी ने ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया है और वो उसे जान से मार देते हैं, और अगले ही दिन ओमार सिद्दीकी की लाश कचरे के डब्बे में मिलती है। फिर हम देखते हैं फारिस हॉफमैन से बात करता है और उसे कहता है कि अब वो ये काम और नहीं कर सकता क्योंकि फारिस के वजह से कई मासूमों की जान जा रही है और आगे भी जा सकती हैं, और वो हॉफमैन से कह देता है कि वो इस ऑपरेशन को बीच में छोड़कर वापस जा रहा है। वापस जाने के लिए जब फारिस अपने फ्लैट पर पहुंचता है तो वहां पर एक लिफाफा देखता है। उसमें से फारिस और आयशा की कुछ तस्वीरें निकलती हैं। ये देखकर फारिस समझ जाता है कि आयशा का शायद किडनैप हो चुका है, और वो आयशा को ढूंढने उसके फ्लैट पर जाता है, पर वहां पर और कोई नहीं होता। अंत में वो परेशान होकर हनी के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए और उसे सब सच बता देता है ओमार सिद्दीकी के बारे में। यह जानकर कि फारिस ने हनी से दोबारा झूठ कहा था, हनी उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। आगे हम देखते हैं हॉफमैन खुद जॉर्डन आता है और यहाँ फारिस उसे आयशा के बारे में बताता है और उसके किडनैप के बारे में बताता है। फारिस आयशा के नंबर पर कॉल करता है तो उस तरफ कोई और इंसान फ़ोन उठाता है और फारिस को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर फारिस अपने आप को आयशा की जान के बदले ट्रेड करने को राजी हो जाता है। फारिस को एक इंसान वहाँ से किसी सुनसान जगह पर छोड़ देता है, और वहीं दूसरी तरफ हॉफमैन ने भी फारिस के ऊपर नज़र रखा था ड्रोन्स के जरिए।
अचानक से वहां पर ढेर सारी गाड़ियां आ जाती हैं और वो गोल गोल चक्कर लगाने लगती हैं फारिस के चारों तरफ, और इससे धूल का बवंडर पैदा हो जाता है जिससे हॉफमैन को ड्रोन से कुछ दिखाई नहीं देता। उन गाड़ी में से कुछ लोग उतरते हैं और फारिस को एक गाड़ी में बिठा के लेके चले जाते हैं, और फिर वो सारी गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में जाने लगती हैं, और फिर से हमारे हॉफमैन का पोपट हो जाता है क्योंकि वो पता नहीं कर पाता कि फारिस किस दिशा में गया है। आगे हम देखते हैं फारिस को किसी टेररिस्ट बेस कैंप पर लाया जाता है और वहां पर उसके हाथ पांव बांध कर किसी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और सारा कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। और तभी उसके सामने अल करीम आ जाता है। फारिस अल करीम से आयशा के बारे में पूछता है, पर उसे आयशा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसके बाद दोनों के बीच कुछ बकवास होता है और उसके बाद हम देखते हैं फारिस अल करीम को गुमराह करने के लिए उसे कहता है कि उनके बीच CIA का एक एजेंट है। फिर हम देखते हैं कि अल करीम के लोग फारिस को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और उसकी उंगलियां काटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अल करीम फारिस को जान से मारने के ऑर्डर्स दे देता है, और इसके पहले कि अल करीम के लोग उसे जान से मारते, जॉर्डनियन पुलिस वहां पर आ जाती है और फारिस को बचा लेती है। वहां से जब अल करीम भाग रहा था तो हनी का ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर लेता है। आगे हम देखते हैं हमारा हीरो रॉजर फेरिस एक हॉस्पिटल में होता है और हनी उसे आके बताता है कि आयशा का किडनैप और किसी ने नहीं, उसी ने कराया था, क्योंकि मुस्तफ़ा करीमी के जरिए उसे अल करीम का पता चल गया था और उसने फारिस का इस्तेमाल किया अल करीम को पकड़ने के लिए। आगे हम देखते हैं हॉफमैन खुद फारिस से मिलता है और उसे डेस्क जॉब ऑफर करता है, पर फारिस मना कर देता है और वो कहता है कि अभी वो कुछ दिन यहीं पे रहना चाहता है। पर हॉफमैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, पर फारिस ये सुनकर भी बाहर निकल जाता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि फारिस आयशा के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए मार्केट में जाता है और वहाँ पर वो कुछ लोगों को देखकर पहचान जाता है कि ये CIA के लोग हैं और उस पर नज़र रखा जा रहा है, और वो सर उठाकर ऊपर ड्रोन्स की तरफ देखता है। माइक्रोफोन पर एक ऑफिसर हॉफमैन से पूछता है कि क्या हमें फारिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कहता है कि नहीं, उसे अकेला छोड़ दो, अब वो खुद के लिए खुद जिम्मेदार है। और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का टोटल बजट 7 करोड़ US डॉलर्स था और इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 11.8 करोड़ US डॉलर्स की कमाई की थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और इसे ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे किसी रेगुलर अपडेट को मिस ना करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।